आपके समक्ष वैश्विक परिवेश में सबसे ज्वलंत मुद्दा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। आज ये मुद्दा विश्व के सभ्य समाज को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला मुद्दा है। इससे विश्व के छोटे बड़े सभी राष्ट्र प्रभावित होते हैं। यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपके निबंध के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ आईएएस विशेष के मुख्य परीक्षा में एक ज्वलंत मुद्दा के रूप में देखा जाता है। तो इसी पे हमें चर्चा करना है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। हमें सबसे पहले हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें आतंकवाद के मुद्दे पर किन किन चीजों का ध्यान देने की आवश्यकता है लेखन में। तो सबसे पहले हम आतंकवाद को स्पष्ट करेंगे। दूसरा मुद्दा होगा आतंकवाद का कारण क्या, जो वैश्विक स्तर पे तेजी से फल फूल रहा है। आतंकवाद का प्रभाव क्या है, कैसे लोगों को प्रभावित कर रहा है, समाज को कैसे प्रभावित कर रहा है। और तीसरा हमारा होगा आतंकवाद को रोक पाने में अब तक हम क्यों विफल रहे, या इस आतंकवाद को रोकने के लिए हमें क्या उपाय अपनाना होगा, हम वो कौन से उपाय अपनावे जिससे आतंकवाद जैसे वैश्विक समस्या से सभ्य समाज को निजात मिल सके। लास्ट में हमारा ये देखना है कि इसका उपाय क्या है, और लास्ट में है कि भारत का आतंकवाद के प्रति क्या दृष्टिकोण है, भारत आतंकवाद से कितना प्रभावित है, किन कारणों से प्रभावित है, और भारत में आतंकवाद को रोक पाने में हमारी क्या क्या समस्याएं, क्या क्या बाधाएं हैं। इन सभी मुद्दों पर हमें आज चर्चा करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आतंकवाद है क्या। देखिए, सामान्यतः तो आतंकवाद की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा अभी तक नहीं दी जा सकी है। ये विश्व का दुर्भाग्य है कि आतंकवाद जो एक वैश्विक समस्या है, इसको हल करने का कौन कहे, हम इसकी एक परिभाषा भी नहीं दे पाए। फिर भी ये माना जाता है कि जब कोई संगठन अपने किसी भी प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समाज में या राष्ट्र के अंदर या राष्ट्र के बाहर कहीं भी भय और हिंसा के माध्यम से किसी भी प्रकार के उद्देश्य को प्राप्त करने की जो कोशिश करता है, उसे हम आतंकवाद कहते हैं। अर्थात भय और हिंसा के द्वारा किसी भी प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त करना ही आतंकवाद कहा जाता है। वर्तमान वैश्विक परिवेश में देखा जाए तो आतंकवाद एक सबसे ज्वलंत समस्या के रूप में देखा जाता है। इससे विश्व का छोटा बड़ा, चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका हो, विश्व का सबसे सुपर पावर हो, चाहे छोटा सा देश मालदीव हो, विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जो आतंकवाद से प्रभावित है न हो। आज इस आतंकवाद जैसे विभत्स दृश्य को आज सभ्य समाज क्या है, पूरी तरह से अपने को असुरक्षित महसूस करता है। आतंकवाद का प्रभाव न केवल राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करता है, ये राष्ट्र की बाह्य सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। तो आतंकवाद किसी भी राष्ट्र के लिए एक गंभीर सुरक्षा समस्या के रूप में हम देख सकते हैं। अब यहां देखना है कि आतंकवाद का कारण क्या है। तो देखिए, आतंकवाद के कई कारण हैं। आतंकवाद के पहला कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या है, विश्व के विभिन्न भागों में समय समय पर कई ऐसे संगठन उभर करके आए हैं जो हिंसा के माध्यम से अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश किए हैं और आज भी वो क्रम जारी है। तो उसको हम राजनीतिक कारण के रूप में देखते हैं। जैसे फिलिस्तीन का हमास इजराइल के खिलाफ लगातार आतंकी हमले 1960 के दशक से करता आ रहा है। वो इजराइल से अलग होकर के फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विकसित करने की कोशिश करता है, और यही कारण है। कभी श्रीलंका में तमिलों के द्वारा जो लिट्टे का गठन हुआ, श्रीलंका से अलग होकर के एक तमिल राष्ट्र की मांग करना, वो राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए था। श्रीलंका में जो आतंकवाद था, या भारत में देखें कश्मीर में
जो पाकिस्तान के द्वारा राज्य आतंकवाद संचालित किए जा रहे हैं 1989 से लेकर के, वो भी राजनीतिक कारण है। क्योंकि कश्मीर को जब पाकिस्तान युद्ध के द्वारा प्राप्त नहीं कर सका तो उसने सोचा कि हम राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देकर के कश्मीर समस्या का अंतर्राष्ट्रीयकरण करके भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डाल करके कश्मीर को भारत से अलग कर लेंगे। और परिणाम यह है कि लगातार कश्मीर में आतंकी हमले लगातार होते रहे, यद्यपि हाल के कुछ वर्षों में अब आतंकी घटनाएं धीरे धीरे कम हो रही हैं, लेकिन कश्मीर में जो आतंकवाद का कहर जारी रहा लंबे समय से, वो राजनीतिक कारण। पूर्वोत्तर में देखें, उल्फा हो चाहे नागा विद्रोही हो, ये भी राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत में उग्रवाद अलगाववाद को बढ़ावा दिए और हिंसा का क्रम जारी रहा। इसी तरह से अगर आप चेचन्या विद्रोहियों को देखिए, रूस के विरुद्ध चेचन्या को अलग करने के लिए, आज बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, पाकिस्तान से अलग होकर के एक स्वतंत्र राष्ट्र की बात करता है, तो भी राजनीतिक कारणों से देखा जा सकता है। तो हमारे मानने कहने का मतलब हमारा यह है कि विश्व के विभिन्न भागों में आतंकवाद का समय समय पर जो दृश्य है वो राजनीतिक कारणों से भी काफी बना रहा। दूसरा हमारा है धार्मिक कारण। देखिए, वर्तमान वैश्विक परिवेश में धार्मिक कट्टरता तेजी से बढ़ रहा है। एक धर्म विशेष के लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं और सभ्य समाज में हिंसा और भय का वातावरण उत्पन्न करके अपनी रूढ़िवादी विचारधाराओं को थोपने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज उत्तर अफ्रीका से लेकर पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक आतंकवाद का प्रभाव या उसका कहर लगातार बढ़ता देखा जा रहा है। अब ये धार्मिक आतंकवाद जो है, ये न केवल विकासशील देशों को प्रभावित किया है, वो विकसित देशों को भी प्रभावित कर रहा है। अभी हाल में फ्रांस में जिस तरह से एक कार्टून को लेकर के एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, ये धार्मिक कट्टरता को दिखाता है। जिस तरह से पिछले साल न्यूजीलैंड में एक मस्जिद में आतंकी हमले होते हैं, श्रीलंका में आतंकी हमले होते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, लीबिया से लेकर के उत्तर अफ्रीका, नाइजीरिया, अल्जीरिया, सूडान, कीनिया, ये उत्तर अफ्रीकी देश, पश्चिमी अफ्रीकी देश, पश्चिमी एशिया के देश, दक्षिण एशिया के देश, ये कहीं कहीं आतंकवाद से क्या है स्तर पर धार्मिक कट्टरता जिस तरह से बढ़ावा मिल रहा है, और उसके परिणाम में आज विश्व का बड़ा भूभाग आतंकवाद से क्या है प्रभावित है। आज अलकायदा, ISIS, बोको हरम, हिजबुल्लाह छापामार, चाहे आपका अल-नूरा हो, अल-सवा हो, अल-बदर हो, पाकिस्तान का तहरीक-ए-तालिबान हो, लश्कर-ए-तोयबा हो, चाहे आपका जैश-ए-मोहम्मद हो, ये बहुत ऐसे संगठन हैं जो समाज में धार्मिक कट्टरता युवाओं को अपने प्रभाव में ला करके और समाज में हिंसा को बढ़ावा देते हैं, और जिसका परिणाम है कि आज सभ्य समाज इससे क्या है लगातार भयग्रस्त दिखाई देता है और हिंसात्मक घटनाओं के प्रभाव में भी आता हुआ दिखाई देता है। अमेरिका में 2001 में आतंकी हमले इसका उदाहरण है, या फ्रांस में आतंकी हमले हुए, बेल्जियम में आतंकी हमले हुए, भारत में कहीं लगातार आतंकी हमले होते रहे। तो धार्मिक कट्टरता आज कहीं कहीं आतंकवाद का सबसे जो है विभत्स रूप के रूप में हम देख रहे हैं, और इस कट्टरता के चलते विश्व में प्रतिवर्ष हजारों निर्दोष नागरिक मारे जाते हैं। आप हमेशा देखते होंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे राष्ट्रों में आए दिन आतंकी हमले होते हैं, शिया सुन्नी के बीच में इन्हीं चीजों को लेकर के आतंकी हमले होते हैं, और उसका परिणाम निर्दोष नागरिकों को झेलना पड़ता है। तो हमारा ये मानना है कि वैश्विक स्तर पर आतंकवाद को अगर हम देखें तो राजनीतिक कारण से भी आतंकवाद को विश्व के विभिन्न भागों में देखा जाता है, धार्मिक कट्टरता के कारण भी आतंकवाद को तेजी से बढ़ावा मिल रहा है, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय हमारा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, अब आर्थिक कारण में क्या है कि कुछ ऐसे संगठन हैं जो समाज में हिंसा या भय उत्पन्न करके आर्थिक लाभ के लिए हिंसा को बढ़ावा देते हैं, या वो किसी व्यापारी पोतों का अपहरण कर लेते हैं, पर्यटकों का अपहरण कर लेते हैं, किसी व्यक्ति विशेष का अपहरण कर लेते हैं, और उसके बदले में क्या है उनसे करोड़ डॉलर की फिरौती मांगने की कोशिश करते हैं। तो जैसे समुद्री लुटेरे हैं, ये भी क्या है, ये आर्थिक कारणों से ये कहीं कहीं हिंसा को बढ़ावा दिए हैं। इसके अलावा हमारा आतंकवाद का एक और रूप है
वो है निर्जातीय कारण। अब ये भी समाज में देखा जा रहा है कि जो तेजी से इसका भी प्रभाव देखा जा रहा है। निर्जातीय मतलब नस्ल भेद के भावना से ग्रसित होकर के एक नस्लीय समाज दूसरे नस्लीय समाज पर क्या है, हिंसा को बढ़ावा देता। अक्सर आप देखते हैं कि अमेरिका में श्वेत और अश्वेतों के बीच हिंसक झड़पें होती हैं। आप खुद देखिए सिंहलियों के द्वारा तमिलों का उत्पीड़न, ये भी नस्लीय भेदभावना पर ही आधारित देखा जाता है। तो विश्व के समय समय पर विभिन्न भागों में इसका भी प्रभाव हमने देखा है। कोसोवो में देख लीजिए, तो कहीं न कहीं नस्लीय भेदभावनाएं आज विकसित देशों में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, हैं, एशिया अफ्रीकी मूल के लोगों के खिलाफ हिंसात्मक घटनाओं का उदाहरण देखे जा सकते हैं। ऐसी घटनाएं देखी जाती हैं कि इन लोगों को भेदभाव के रूप में सामना करना पड़ता है। तो हमारे आतंकवाद का जो वैश्विक स्तर पे कारण है वो कई कारण है। पहला हमारा जो है राजनीतिक कारण है, धार्मिक कारण है, आर्थिक कारण है, विजातीय कारण है, और इन कारणों के चलते विश्व का एक बड़ा भूभाग, विश्व के अधिकांश राष्ट्र इस आतंकवाद से क्या ग्रसित है, प्रभावित है। अब मुद्दा यह है कि इसका प्रभाव, देखिए आतंकवाद हमारी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा दोनों को प्रभावित करता है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो आतंकवाद, भारत को ही देखा जाए तो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसे समय से भारत पर बड़े बड़े आतंकी हमले हुए। अभी पिछले वर्ष पुलवामा आतंकी हमला हुआ, उड़ी आतंकी हमला, पठानकोट आतंकी, बंबई 2008 आतंकी हमले हुए, अक्षरधाम पे आतंकी, मतलब कहीं कहीं आतंकी हमलों का सामना हमें करना पड़ा। इससे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम प्रभावित होती है। और दूसरी चीज, इस आतंकवाद के कारण आज भारत पाकिस्तान के तनाव, जिससे सीमा पर हमारी बाह्य सुरक्षा भी क्या है, प्रभावित होती हुई दिखाई देती है। तो आतंकवाद किसी राज्य की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण समस्या है और राष्ट्र के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा दोनों को प्रभावित करती है। आज अमेरिका आतंकवाद के बहाने कितने देशों पर हमला करता है। 2001 में अमेरिका में आतंकी हमला हुआ तो उसके विरोध में, प्रतिशोध में अमेरिका ने अफगानिस्तान के संप्रभुता पर क्या किया, हमला बोल दिया, और ऑपरेशन एंड फ्रीडम के माध्यम से तालिबानों पर हवाई हमला करके तालिबानों को तबाह से नाश कर दिया। तो कहेंगे आतंकवाद राष्ट्र के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा दोनों को प्रभावित करता है, और साथ ही साथ राष्ट्र के अंदर हमारे जो सभ्य समाज है, इनके अंदर जिस तरह से भय का वातावरण उत्पन्न हो गया, आज हम कहीं भी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करते हो, चाहे हमारा पवित्र मंदिर मस्जिद हो, चाहे हमारा कहीं भीड़ भाड़ का यात्रा हो, लेकिन हम आतंकवाद से हमेशा भयग्रस्त दिखाई देते हैं। और इसका प्रभाव सबसे अधिक आज हम पश्चिम एशिया में देख रहे हैं, जहां आए दिन सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। आज इसी घटनाओं को लेकर के सीरिया की 65% से अधिक जनसंख्या विस्थापित हो गई है। सीरिया इराक के कितने शहर एक जो है वीरान शहर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। नाइजीरिया एक बड़ा अफ्रीकी देश है, लेकिन वहां भी लगातार ऐसे हमलों से नाइजीरिया में आंतरिक अस्थिरता लगातार बनी हुई है। भारत का एक जम्मू कश्मीर पूर्वोत्तर का भाग एक लंबे समय तक पंजाब जैसे राज्य आतंकवाद से क्या थे, ग्रसित थे। तो इसका प्रभाव अब पहले विकासशील देशों में अधिक देखा जाता था, लेकिन आज जो है विकासशील देशों के साथ साथ विकसित देशों में भी इसका प्रभाव तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा। और जो वर्तमान वैश्विक परिवेश है, उसमें धार्मिक कट्टरता आतंकवाद का सबसे विभत्स रूप में दिखाया जा रहा। अब तीसरा मुद्दा है कि आतंकवाद को रोक पाने में विफलताएं। हम आतंकवाद को क्यों नहीं रोक पाए? हम का मतलब हमारा विश्व समाज, आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, सभी राष्ट्र इससे प्रभावित हैं, लेकिन इसके बावजूद हम आतंकवाद को जहां रोकने का प्रयास करते हैं, उसके स्थान पर इसका प्रभाव लगातार बढ़ता जाता है। ये क्या कारण है आतंकवाद को नहीं रोक पाए? उसका सबसे बड़ा कारण है, देखिए आतंकवाद किसी एक राष्ट्र की समस्या नहीं है, आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है। और जब कोई समस्या वैश्विक समस्या हो जाती है, तब इस समस्या का समाधान व्यक्तिगत आधार पर ना करके सामूहिक सुरक्षा के आधार पर होना चाहिए, कलेक्टिव सिक्योरिटी के आधार पर होना चाहिए। अर्थात सामूहिक सुरक्षा कहता है कि किसी एक राष्ट्र पर किया गया हमला सभी राष्ट्रों पर हमला माना जाए।
आतंकवाद किसी एक भी देश में आतंकी हमले होते हैं तो उसकी निंदा, उसके खिलाफ कार्रवाई पूरे विश्व समुदाय को मिलकर के करना चाहिए, तभी हम आतंकवाद को कुछ अंकुश लगा सकते हैं। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज विश्व की जो सबसे बड़ी समस्या है आतंकवाद, उसको लेकर के विश्व के राष्ट्रों में एक आम राय न होना, अर्थात आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा की भावना का क्या है, अभाव। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि हम आतंकवाद की एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं दे पाए। अगर एक परिभाषा होता तो उस परिभाषा के दायरे में विश्व के सभी राष्ट्रों को लाया जाता और ला करके ये उसमें ये प्रावधान होता कि कोई भी राष्ट्र अगर इसका उल्लंघन करता तो उसके खिलाफ वैश्विक विरोध का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है वह राष्ट्र अपने देश में आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने में सफल होता, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। आज अगर हम देखें कि आतंकवाद के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, लेकिन एक आतंकवाद संयुक्त राष्ट्र संघ आतंकवाद को रोकने कौन कहे, आज संयुक्त राष्ट्र संघ में आतंकवाद की एक परिभाषा भी नहीं दी जा सकी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने हमेशा वैश्विक मंचों पर इस मुद्दे को उठाया कि आतंकवाद की एक परिभाषा होनी चाहिए, उसमें सभी राष्ट्रों को लाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। देखिए इसका पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है। जब सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा के आधार पर हम आतंकवाद को रोकेंगे तो उसको रोकने के लिए राष्ट्रों को अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर होकर के सामूहिक हितों के लिए काम करना होगा। लेकिन आज आतंकवाद के मुद्दे पर राष्ट्रों के अपने व्यक्तिगत हित इतने टकराते हैं और जिसके परिणाम में हम विश्व के समाज, विश्व के राष्ट्र आतंकवाद पर एकजुट नहीं हो पा रहे। अब जैसे आप देख लीजिए, आज आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका और रूस में असमानताएं हैं। जिसको अमेरिका आतंकवादी मानता है उसको रूस नहीं मानता है, जिसको रूस आतंकवादी मानता है उसको अमेरिका नहीं मानता है। प्रभाव क्या है? परिणाम है कि पश्चिम एशिया में इन्हीं आतंकवाद के दोहरे क्षेत्र के कारण ISIS के खिलाफ हम एकजुट होकर के कार्य नहीं कर पा रहे और उसका प्रभाव भी देखा जा रहा है। दूसरी चीज, आज आप देख लीजिए, भारत भी आतंकवाद से त्रस्त है, पाकिस्तान भी आतंकवाद से त्रस्त है, चाइना भी आतंकवाद से त्रस्त है, लेकिन क्या चीन, भारत, पाकिस्तान जैसे राष्ट्र आतंकवाद के मुद्दे पर एक राय है? कदापि नहीं है। जिसको हम आतंकवादी मानते हैं उसको पाकिस्तान नहीं मानता, चीन नहीं मानता। बहुत लंबे समय तक चीन ने जैसे मोहम्मद पर संगठन पर अड़ंगा डाला और जिसके परिणाम में संयुक्त राष्ट्र संघ से हम उस पर कोई प्रतिबंध लगवा नहीं पाए, तो कहीं न कहीं अब जाकर के चीन ने ये स्वीकार किया कि आतंकी संगठन घोषित किया जाए। तो कहीं न कहीं कि आज भारत, पाकिस्तान, चीन जैसे राष्ट्र तीनों आतंकवाद से प्रभावित हैं, लेकिन तीनों के बीच एक आम राय का न होना। तो सबसे बड़ा कारण है आतंकवाद का मूल कारण है कि सामूहिक सुरक्षा की भावना का अभाव, और उसका सबसे बड़ा कारण है राष्ट्रों के आतंकवाद के मुद्दे पर अपने अपने व्यक्तिगत हित हैं और इन हितों के कारण आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्र एकजुट नहीं हो पा रहे। जबकि आवश्यकता है जब तक सभी राष्ट्र आतंकवाद के विरुद्ध एक मंच पर नहीं आएंगे तब तक हम इस वैश्विक समस्या का समाधान नहीं कर सकते। दूसरी चीज, दूसरा कारण, वैश्विक स्तर पर छोटे हथियारों का तेजी से प्रसार। इस हथियारों के प्रसार होने से आतंकी संगठनों को अति आधुनिक हथियार आसानी से प्राप्त हो जाते हैं और इन्हीं हथियारों के द्वारा लगातार कई नए से नए संगठन विकसित होते हैं और वो जाकर के हिंसा को बढ़ावा देते हैं। अगर आप उदाहरण के रूप में देखिए, पाकिस्तान है, पाकिस्तान के कई ऐसे मार्केट हैं जहां फुटपाथ पर आपको घातक हथियार AK-47, 156, बहुत सारे हथियार, आधुनिक हथियार आपको बिना किसी लाइसेंस को मिल जाएंगे, उपलब्ध है। तो जब सब्जी की तरह पटरियों पर हथियार बेचे जाएंगे तो निश्चित ही उसका दुरुपयोग क्या होगा, बढ़ेगा। शस्त्रों का प्रसार हिंसा को क्या करता है, बढ़ावा देता है। आज तो हमारा ये मानना है कि वैश्विक स्तर पर हथियारों का प्रसार, आज पाकिस्तान, चाइना जैसे राष्ट्र भारत में नक्सलवाद, उग्रवाद, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए हथियारों का क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। आज सीमा पर प्रबंधन चौकसी है, लेकिन पाकिस्तान आज ड्रोन के द्वारा जम्मू कश्मीर में हथियार गिराने का प्रयास करता रहता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि छोटे हथियारों का प्रसार जो वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ा है, उन्हीं के चलते आतंकवाद के कई संगठनों का जन्म हुआ और आतंकवाद का प्रभाव लगातार बढ़ता रहा। ठीक है, तो एक बड़ा कारण हमारा है कि शस्त्रों का प्रसार, आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा का क्या है, अभाव। ठीक है, और
हमारे समाज में जो धार्मिक कट्टरता तेजी से बढ़ रहा है, जो हम धर्म के नाम पर विभिन्न संगठनों में सम्मिलित हो जा रहे हैं। पहले हम मानते थे कि आतंकी संगठन में वो लोग सम्मिलित होते थे जो पढ़े लिखे ना हो, अनपढ़ हो, लेकिन आज आतंकी संगठनों में कौन बढ़ रहा है? वो युवा है जो टेक्नीशियन, उच्च तकनीकी उच्च शिक्षा प्राप्त लोग, ऐसे उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको संगठन में सम्मिलित किया जाता है और उसके द्वारा हम विश्व भर में कहीं आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में सफल होते हैं। तो आतंकवाद का सबसे बड़ा ऐसे कुछ रीजन है, इन रीजनों के चलते हम आतंकवाद को रोक नहीं पाए। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि आतंकवाद को रोका जा सकता है, बस इसको रोकने के लिए राष्ट्रों के बीच सामूहिक सुरक्षा की भावना का होना क्या है? परम आवश्यक है। आतंकवाद का जो है विफलता का सबसे बड़ा कारण है कि आतंकवाद के मुद्दे पर सामूहिक सुरक्षा की भावना जो होनी चाहिए राष्ट्रों के बीच, उसका सबसे बड़ा अभाव है। आज राष्ट्र आतंकवाद, विश्व के सभी अधिकांश राष्ट्र आतंकवाद से प्रभावित हैं, लेकिन राष्ट्रों के बीच आतंकवाद के मुद्दे पर एक आम राय का अभाव है, इसलिए हम आतंकवाद को रोक नहीं पा रहे। अब उपाय क्या है? उपाय यही है कि आतंकवाद को रोकने के लिए हमें सामूहिक कलेक्टिव सिक्योरिटी पर मिलकर के कार्य करना होगा। आतंकवाद की एक सर्वमान्य परिभाषा देनी होगी, उस परिभाषा के दायरे में विश्व के सभी राष्ट्रों को लाना होगा और जो इस दायरे का उल्लंघन करता है उस राष्ट्र के खिलाफ एक वैश्विक कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उस समाज में भय रहेगा तो निश्चित वो आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद को रोकने में मदद भी कर सकता है। तो कम से कम हमारा ये मानना है कि आतंकवाद को रोकने के लिए कलेक्टिव सिक्योरिटी का होना, और कलेक्टिव सिक्योरिटी तभी आगे बढ़ेगा जब राष्ट्र अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठ करके आतंकवाद के मुद्दे पर सभी राष्ट्र समान दृष्टिकोण अपनाएंगे, तभी हम आतंकवाद को रोक पाएंगे। अन्यथा कोई एक राष्ट्र मिलकर के आतंकवाद को रोके तो रोका नहीं जा सकता। ये ठीक है कि वर्तमान वैश्विक परिवेश में हम धार्मिक आतंकवाद को सबसे अधिक नाम लेते हैं, लेकिन हमारा ये मानना कि आतंकवाद को किसी धर्म, जात, संप्रदाय से ना जोड़ करके आतंकवाद को केवल आतंकवाद से जोड़ा जाए और वो किसी भी देश का आतंकवादी घटना हो उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। तो सबसे बड़ी चीज है कलेक्टिव सिक्योरिटी। राष्ट्रों को अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर करके कार्य करना होगा। छोटे शस्त्रों का जो प्रसार है उस पर कंट्रोल करना होगा। आतंकवाद के संरक्षण देने वाले जो राष्ट्र हैं, जो अराजकतावादी आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उनके खिलाफ एक दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान जरूर होना चाहिए जिससे आतंकवाद पर अंकुश लगाया जा सके। अब यहाँ पर है भारत का दृष्टिकोण। देखिए, भारत आतंकवाद को आतंकवाद के रूप में देखता है। यद्यपि कुछ वर्ष पहले यहाँ भी धर्म के आधार पर आतंकवाद को रंग देने की कोशिश की गई, इस्लामिक आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, लेकिन एक सर्वमान्य रूप से माना जाए कि भारत जो है किसी धर्म से आतंकवाद को न जोड़ करके आतंकवाद को केवल आतंकवाद के रूप में ही देखता है। और भारत भी आतंकवाद से प्रभावित विश्व का एक प्रमुख राष्ट्र के रूप में है। कभी 1980 के दशक में पंजाब में आतंकवाद, 1970 के दशक से ही पूर्वोत्तर में उग्रवाद और अलगाववाद की जो भावनाएं, जो भारत में नक्सलवाद, उग्रवाद, माओवाद, आतंकवाद हैं, ये सब वो एक ही स्रोत से जुड़े हुए ऐसे हिस्सा हैं जो भारत की आंतरिक सुरक्षा समस्या को सबसे गंभीर बना दिया है। अब भारत जो आतंकवाद से त्रस्त है उसमें राज्य प्रायोजित आतंकवाद सर्वप्रमुख रूप से देखा जाता है। उसका कारण क्या है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी राष्ट्र है। पहले वो अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए युद्ध का सहारा लिया। जब वो युद्ध के द्वारा सफलता नहीं मिली, 71 में उसे बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, तो फिर उसने क्या किया कि उसने इनडायरेक्ट वे में भारत के अलगाववादी तत्वों को समर्थन देना शुरू कर दिया, और जिसके परिणाम में पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा मिला, जिसके परिणाम में जम्मू कश्मीर में 1989-90 से लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दिया। भारत राज्य प्रायोजित आतंकवाद से क्या है? राज्य प्रायोजित आतंकवाद। जब कोई राष्ट्र आतंकी संगठनों को सपोर्ट करते हुए अपने शत्रु के विरुद्ध हमले कराता है, राजनीतिक संरक्षण प्रदान करता है, हथियार उपलब्ध कराता है, तो हम क्या कहते हैं? राज्य प्रायोजित आतंकवाद। आज एलओसी पर घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान की सेना हमेशा सीज़फायर समझौते का उल्लंघन करती हुई दिखाई देती है। अब भारत की जो समस्या है ये भी काफी विकट है।
अभी हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि विश्व की सबसे बड़ी समस्या है कि विश्व के राष्ट्र आतंकवाद को एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं दे पाए। भारत में भी आतंकवाद के लोगों की यही समस्या है कि आज भारत के राजनीतिक दल आतंकवाद के मुद्दे पर एक आम राय नहीं रखते हैं, चाहे वोट बैंक की राजनीति हो, तुष्टीकरण की राजनीति हो। हम आतंकवाद के मुद्दे पर एक आम राय विकसित नहीं कर पाते हैं और यही कारण है कि आतंकवाद के मुद्दे पर न हम कठोर कानून बना पाए। अगर लाया भी गया तो दूसरी सरकार उस कानून को क्या है, एक ओर जहां भारत में आतंकवाद की घटनाएं लगातार प्रभावित बढ़ती जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर आतंकवाद में तुष्टीकरण की नीति के चलते टाड़ा पोटा जैसे कानून को समाप्त कर दिया गया। इससे आतंकवादियों के मनोबल को क्या मिला, बढ़ावा मिला। आतंकवाद को संरक्षण देने वालों को बढ़ावा मिला। तो हम खुद आतंकवाद के मुद्दे पर हमारे राजनीतिक दलों में एक आम राय का क्या है, अभाव है। यद्यपि विगत कुछ वर्षों से हम आतंकवाद को, कुछ घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो कुछ आतंकवाद को काफी कुछ नियंत्रण करने में हम सफल रहे और आज भारत में अपनी खुफिया विभाग को सक्रिय करके, अपने तमाम एजेंसियों को सक्रिय करके समय रहते आतंकी संगठनों के मंसूबों को ध्वस्त करने में सफल रहे। इसीलिए प्रभाव है कि आज जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो शेष भारत आतंकवाद से क्या है, मुक्त होता हुआ दिखाई देता है। तो वैश्विक संदर्भ में हमारी चर्चा आज जो रही वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दे पर रही कि आतंकवाद क्या है, आतंकवाद का कारण क्या है, आतंकवाद का प्रभाव क्या है, आतंकवाद को रोक पाने में हमने क्या समस्याएं हमारे सामने, क्या बाधाएं हैं और आतंकवाद को रोकने के लिए क्या उपाय होना चाहिए। और भारत का दृष्टिकोण है, भारत आतंकवाद को केवल आतंकवाद के रूप में देखता है और भारत भी एक विश्व में आतंकवाद से प्रभावित राष्ट्र है, विशेष करके राज्य आतंकवाद से प्रभावित है। तो आज का जो हमारा चर्चा है वो यही रहा और मैं समझता हूँ कि आप जब भी लेखन करिए तो आतंकवाद को कोई इतिहास लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। वो शीर्षक आपका है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कारण और प्रभाव। तो हमें कारण और प्रभाव पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, न कि आतंकवादी संगठनों के 20 संगठनों के नाम को उल्लेख करने की आवश्यकता है और न कि हमें 20 आतंकी घटनाओं के इतिहास का उल्लेख करने की आवश्यकता है। हमें किसी के संगठन के नाम और इतिहास की घटनाओं का आप चाहें तो एक दो रिसेंट में घटनाओं का उल्लेख कर सकते हैं, हमेशा आप मना नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप सिर्फ इस आधार पे आतंकवाद क्या है, उसका कारण क्या है, उसका प्रभाव क्या है, उसका उपाय विफलताएं क्या है, उसके उपाय क्या है, भारत का आतंकवाद के प्रति क्या विजन है और अपना आतंकवाद को रोकने में आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, ये सब मिल करके आपको लिखने की आवश्यकता है। अगर इस तरह से आप कार्य करेंगे तो मुझे लगता है कि आप अच्छे अंक के हकदार बनेंगे अवश्य। ठीक है।